तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल वर्ल्ड को देखते हैं। ये एनीमे आपको हैरी पॉटर मूवी की भी वाइब देगी। इस वर्ल्ड में कोई भी काम बिना मैजिक के नहीं होता। यहाँ तक लोगों का सोशल स्टेटस भी उनके मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होती है और ऐसा माना जाता है कि ये पावर इन्हें गॉड गिफ्टेड है। इस दुनिया में आपको उड़ते हुए ड्रैगन्स दिख जाएंगे, झाड़ू पर उड़ते लोग दिखेंगे और यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं सिवाय एक के। यही शहर से दूर हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ मैस नाम का एक लड़का भारी वर्कम वेट से वर्कआउट कर रहा होता है और ये डंबल को इस तरह से उठा रहा होता है मानो बस इसके लिए एक खिलौना है। वहीं पास में खड़े जानवर भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब रोज की तरह मैस अपना वर्कआउट खत्म करके क्रीम पफ खाने लग जाता है क्योंकि उसे क्रीम पफ काफी ज्यादा पसंद होती है। यहीं इस जंगल के बीचों बीच हम एक घर को देखते हैं जहाँ रेगरो नाम का एक ओल्ड मैन जो कि मैस का फादर होता है वो मैजिक यूज करके अपने लिए कॉफी बना रहे होते हैं। तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है लेकिन वो कुछ कर पाते हैं इससे पहले मैस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जिसके बाद उसके फादर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे गधे, इतने दिनों से इस घर में रह रहे हो, अभी तक तुम्हें दरवाजा ही खोलना नहीं आया, क्या ही करूं मैं तुम्हारा। मैस उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी डैड, मैं अभी इसे फिक्स कर देता हूँ। और अब मैस दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में जोर जोर से रॉन्ग एंगल पर मारने लग जाता है जिसे देखकर रेगरो कहता है, अरे उल्लू के पट्टे, इसे सीधा कर ले पहले। लेकिन मैस उनकी एक भी नहीं सुनता और दरवाजे को पूरा तोड़ देता है। और अब उसके डैड कहते हैं, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद रेगरो मैस को कॉफी सर्व करते हुए पूछता है, तो हाँ बेटे मैस, आज की ट्रेनिंग कैसी रही। मैस कहता है, बढ़िया रही डैड। और वो उनसे एक सवाल पूछता है, डैड आप मुझे हमेशा फिजिकल वर्कआउट के लिए ही क्यों कहते हैं। ये सुनकर उसके फादर एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि मैस दूसरों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता और इस दुनिया में मैस ही अकेला बंदा होता है जो मैजिक यूज नहीं कर पाता और उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और उसके फादर उससे ये बात कहते हुए टाल देते हैं, हाँ ठीक है, मैं कभी बाद में बताऊंगा। सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ जरूरी काम से और तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना। अकेले कहीं बाहर मत चले जाना। मैस कहता है, नहीं डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैस का ये प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वो एक बेकरी का एडवर्टाइजमेंट देखता है जहाँ क्रीम पफ काफी सस्ते में मिल रही होती है शहर में। तब क्या, मैस भागते हुए शहर की ओर निकल जाता है एक जैकेट को पहनकर और अब वो शहर पहुंचकर देखता है कि चारों तरफ सभी लोग मैजिक का यूज कर रहे होते हैं हर काम को करने के लिए। लेकिन मैस इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो कहता है, ये तो हर काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे हैं, तुम लोगों को भगवान ने हाथी क्यों दिए हैं, शायद ये लोग पिछवाड़ा भी मैजिक यूज करके ही धोते होंगे। अब मैस बेकरी की शॉप पर पहुंच जाता है और अपने फेवरेट क्रीम पफ को ऑर्डर करता है और जब वो शॉपकीपर को कॉइन देता है तो उन कॉइन का शेप पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। मैस शॉपकीपर से माफी मांगते हुए कहता है, आप माफ करिएगा, शायद मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लगता है ये कॉइन मेरे मुट्ठी में दबने की वजह से ऐसे हो गए। शॉपकीपर ये देखकर हैरान हो जाता है, उड़ी बाबा, ये क्या बंदा है, इसने तो अपने हाथों से ही कॉइन को मोड़ दिया। और अब मैस सॉरी बोलते हुए उन कॉइन का शेप फिर से ठीक कर देता है जिसे देखकर वो शॉपकीपर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब मैस क्रीम पफ लेके वहाँ से जा ही रहा होता है तभी तेज हवा चलने की वजह से उसका जैकेट उसके सर से हट जाता है जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में जो भी लोग मैजिक का यूज कर पाते हैं उनके फेस पे एक स्पेशल तरह का मार्क होता है, लेकिन मैस तो मैजिक यूज नहीं कर सकता इसलिए उसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं होती। और दूसरी तरफ हम ब्रेड को देखते हैं जो कि एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ रहा होता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट रीन होता है। अब ये जो डिवाइन विजनरी का टाइटल होता है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो मैजिक यूज करने में माहिर होते हैं और इस टाइटल को पाने के बाद फेम के साथ साथ $1 मिलियन का इनाम भी मिलता है। फिर क्या, ब्रेड अपनी सड़ी सी लाइफ को उस स्टूडेंट से कंपेयर करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेड ने एक प्रिजनर को लॉकअप में बंद किया होता है जो ब्रेड से कहता है, मुझे माफ कर दो सर, मैंने तो बस छोटी सी चोरी की थी। ये सुनकर ब्रेड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इस कैदी के चक्कर में मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ गया और वो उसे पनिश करने जा ही रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आ जाती है और एक अननोन पर्सन उसे बताता है कि शहर में बिना मैजिक मार्क के एक लड़का घूम रहा है। और इस तरफ हम मैस को देखते हैं जो क्रीम पफ खाते हुए घर जा रहा होता है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी चलते चलते मैस एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और इस ऑफिसर ने दारू पी रखी होती है और वो मैस से कहता है, ओए लड़के, तुम्हें दिखता नहीं, तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी, इसे कौन धोएगा, तेरा बाप। तभी मैस उस ऑफिसर का शर्ट फाड़ डालता है और कहता है, ठीक है ऑफिसर, मैं इसे आपको धोकर वापस कर दूंगा। और वो ऑफिसर मैस पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ हेड ऑफिसर ब्रेड आ जाता है और अपने कांस्टेबल से पूछता है, क्या रे पियक्कड़, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है। और वो मैस को देखते ही समझ जाता है, अच्छा तो ये बिना मैजिक मार्क वाला लड़का। लेकिन वो उससे कुछ पूछ पाता। तभी मैस के फादर एकदम फ्लैश की तरह आते हैं और उसे वहाँ से लेकर निकल लेते हैं। लेकिन ब्रेड मैजिक का यूज करके एक बर्ड बनाता है और उस बर्ड को उनके पीछे लगा देता है। अब मैस और मैस के फादर घर पहुंच जाते हैं और मैस के फादर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उनके मना करने के बावजूद
भी वो अकेले शहर क्या करने गया। मैस उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी डैड, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ये देखकर रेगरो थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो इसे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन रिगरो उसे पनिश के तौर पर सुबह वाली ट्रेनिंग को फिर से रिपीट करने के लिए कहता है। जाने से पहले मैस उन्हें बाकी की क्रीम पफ दे देता है और वहां से चुपचाप ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अब इधर मैस के फादर अपने मन में सोचते हैं, नहीं, मैस के साथ मुझे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मैस जिस उम्र का है उस उम्र में बच्चों को दुनिया एक्सप्लोर करने का मन करता ही है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि हम इतनी दूर जंगल में अपनी सेफ्टी के लिए यहीं रहते हैं। तभी मैस के फादर की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो एक मैजिक बर्ड को बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले उनका घर तोड़कर कोई अंदर आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रेड होता है, जो अपने 2 पुलिस अफसर के साथ आया हुआ होता है मैस को पकड़ने के लिए। और वो रिगरो से पूछता है, तो हाँ भाई, कहाँ है वो बिना मैजिक मार्क वाला लड़का, बुलाओ जरा उसे। और दूसरी तरफ हम मैस को देखते हैं जो कि अपना वर्कआउट कर रहा होता है। भाई ये कैसे कर रहा है वर्कआउट, इसने तो ग्रेविटी की माँ बहन एक कर दी। और अब मैस 5 मिनट के अंदर अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेता है और फिर गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। और वो गाते गाते अपने घर के पास पहुंच जाता है। लगाई दी चुलिया के हुक राजा जी। अरे क्या करना था, मैं फिर भूल गया, इसे धक्का देना था या खींचना था। और तभी उसे घर के अंदर से ब्रेड की आवाज सुनाई देती है जो कि मैजिक यूज करके उसके फादर को धमका रहा होता है। और मैस चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर सारी बातें सुनने लग जाता है। ब्रेड कहता है, जो लोग मैजिक का यूज नहीं कर सकते इस मैजिकल दुनिया में वो नहीं रह सकते। अगर वो यहाँ रहते हैं तो उन्हें खत्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बिना मैजिक मार्क वाले लड़के फ्यूचर में और पैदा ना हो। जल्दी बता बुड्ढे, कहाँ छुपा रखा है अपने लड़के को। मैस के फादर कहते हैं, तुम मुझे जान से भी मार दोगे तब भी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ब्रेड फ्रस्ट्रेटेड होकर रेगरो को नीचे पटक देता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो उस बिना मैजिक मार्क वाले लड़के को छुपाकर। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। और तभी हमें रिगरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम रिगरो के चाइल्डहुड को देखते हैं। रेगरो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था उसके फैमिली के द्वारा, क्योंकि वो मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा कमजोर था और उसके साथ हर वक्त मिसबिहेव किया जाता था। और वो बड़े होते होते इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक दिन सुसाइड करने का फैसला करता है। और अब हम देखते हैं कि रेगरो एक छत से कूदने जा ही रहा होता है, तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। और उस बच्चे को किसी ने इसलिए छोड़ दिया था कि उसके चेहरे पर कोई भी मैजिकल मार्क नहीं थे और रिगरो की तरह उसे भी सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैस होता है। और उस दिन रिगरो को पहली बार ऐसा एहसास होता है कि उसे किसी की जरूरत है। भले ही इस बच्चे के साथ उसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा इसे अपने बेटे की तरह मानेगा। तभी वो पुलिस अफसर ब्रेड रेगरो के पास आता है और उससे कहता है, कहाँ है वो लड़का, जल्दी बताओ। लेकिन रेगरो उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैस तुम मुझे सुन रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ। ब्रेड गुस्सा हो जाता है और रेगरो को लातों से पीटने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मैस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रेड के एक साथी को जोरदार पंच मारता है। और अब वो उसी पियक्कड़ पुलिस अफसर के पास जाता है और उसकी शर्ट एक बार फिर से फाड़ देता है और उसे दे थप्पड़ 100 से भी ज्यादा थप्पड़ लगा देता है और एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे साइड कर देता है। रिगरो मैस से कहता है, मैस मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था ना, तुम क्यों नहीं भागे। मैस कहता है, डैड आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। ये सुनकर रेगरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अब मैस ब्रेड से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग मेरे डैड को परेशान मत करो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ब्रेड मैस की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, तू मारेगा, अबे ढक्कन मैजिक यूज करना आता नहीं, मुझे हराएगा, मैंने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। और अब ब्रेड अपनी जादुई छड़ी से एक पावरफुल अटैक करता है मैस के ऊपर, लेकिन मैस उसे इजिली अपने हाथों से डॉच कर देता है, जिसे देखकर ब्रेड के मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि इसने जो अभी अटैक किया था इसने सेम अटैक का यूज करके एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को मारा हुआ होता है। लेकिन उसके इस अटैक का मैस पे कोई भी असर नहीं होता और एक बार फिर से ब्रेड अपनी पावरफुल मैजिक से उस पे अटैक करता है, लेकिन मैस इसे भी इजिली डॉच कर देता है, जिसके बाद ब्रेड मैस पे लगातार हमले करते जाता है। और हम देखते हैं कि मैस उसके अटैक से जगलिंग करने लग जाता है, फुटबॉल खेलने लग जाता है। भाई मैस ने तो इसके मैजिक पे मुंह तो डाला। जिसके बाद मैस रिगरो की जादुई छड़ी उठाकर ब्रेड के ऊपर अटैक करता है और वो उसके फेस को कट करते हुए सीधा दीवार पे जा लगती है। ये देखकर ब्रेड की पूरी फट चुकी होती है और वो मैस के सामने सरेंडर कर देता है। और इधर रेगरो ये सब देख के काफी खुश हो जाता है कि अरे भाई मैस इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि मैस ब्रेड को धमकी देते हुए कहता है, अगर फिर से तुमने मेरे डैड को परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर ब्रेड फिर से हंसने लग जाता है और कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा और मैं जैसा कहता हूँ अगर तुम वैसा करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को कभी परेशान नहीं करूंगा। और ब्रेड मैस को बताता है कि हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनाया जाता है और मैस को बस इतना करना है कि उस एकेडमी में एडमिशन लेना है और डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि जो स्टूडेंट डिवाइन विजनरी बनते हैं उन्हें रिस्पेक्ट के साथ साथ $1 मिलियन का इनाम मिलता है। और यहाँ ब्रेड को मैस से $1 मिलियन ही चाहिए होते हैं। और हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। मैस के फादर उसे
उसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं तुम्हें तो मैजिक यूज करना भी नहीं आता, तुम्हें उस एकेडमी में कैसे एडमिशन मिलेगी। मैस अपने फादर से कहता है, नहीं मुझे बस आपके साथ पीसफुली जीना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो ब्रेड के डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब हम ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को देखते हैं, जो कि काफी पुरानी और जानी मानी मैजिक एकेडमी होती है, और इस एकेडमी से हर साल एक बंदा दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिशियन बनकर बाहर आता है। और अब हम एकेडमी के ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ हजारों बच्चे इस मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेने आए होते हैं। इस एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए इन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और ये ऐसी वैसी एग्जाम नहीं है, बल्कि ये जेईई नीट से भी ज्यादा टफ है। और इतने सारे बच्चों में से केवल 3% ही बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर होंगी। लेकिन मैस, जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती, वो भी इस एग्जाम को देने आया होता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला एग्जामिनर, जिसका नाम लूची होता है, वो खिड़की से सभी स्टूडेंट को देख रहा होता है। तभी इसे जोर जोर से धम-धम की आवाज सुनाई देती है, और जब उसकी निगाह मैस पर जाती है तो लूची शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मैस बीच ग्राउंड में ही बड़े बड़े डंबल से वर्कआउट करने लग जाता है। अब लूची मैस को देखकर कहता है, अबे ये मैंने अंकित बैनपुरिया को कहाँ से देख लिया, यहाँ खड़े में लड़ाई थोड़ी होगी, ये लौंडा पागल हो गया है क्या। वहीं ब्रेड और मैस के फादर भी इस चीज को छुप कर देख रहे होते हैं। अबे ये दोनों किस एंगल से छुपे हुए दिख रहे हैं। हाँ बढ़िया, एकदम पेड़ जैसे लग रहे हो दोनों। मैस के फादर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट पास कर पाएगा। ब्रेड कहता है, अरे रे तुम चिंता मत करो, इसने बिना मैजिकल पावर के मेरी चटनी बना दी, ये कर लेगा। मैंने इसके चेहरे पर एक फेक मार्क भी बना दिया है, इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अब थोड़ी देर बाद लूची वहाँ आ जाता है सबका एग्जाम लेने के लिए, एकदम हीरो स्टाइल में। लूची की एंट्री देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, लेकिन मैस उसके एंट्री से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, और उल्टा लूची से कहता है, ये कैसी टट्टी एंट्री है। लूची उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है और मन में सोचता है, भूतनी के कम बोला कर, वरना फेल कर दूंगा मैं तुझे। अब एग्जाम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। लूची अपनी जादुई छड़ी घुमाता है, और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत सारी बेंचें निकलने लगती है, और टेस्ट पेपर आसमान से नीचे गिरते हैं। अब एक बार फिर से मैस लूची से कहता है, ये सब व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए थी ना, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ये सुनकर लूची और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और सोचता है, इसको तो मैं वैसे भी पास करने वाला नहीं, छोड़ो, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं। और अब सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और इन्हें एग्जाम कंप्लीट करने के लिए केवल 30 मिनट दिए जाते हैं। और जब सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्ड होती है वो घूमने लगते हैं। लूची सभी स्टूडेंट से कहता है, मैंने मैजिक का यूज किया है क्वेश्चन पेपर में, और तुम्हें इस एग्जाम को पास करने के लिए सभी वर्ड को उसकी सही जगह पर अरेंज करना होगा। मैथ्स क्वेश्चन पेपर में घूम रहे लेटर्स को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लेटर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते। मैथ्स फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना पेन तोड़ देता है, और उसके डर से वो सभी लेटर्स अपनी सही जगह पर अरेंज हो जाते हैं, और मैथ्स बाकी सभी स्टूडेंट से पहले लूची को क्वेश्चन पेपर पकड़ा देता है। लूची शॉक्ड रह जाता है, अबे तेरी, इसने तो सबसे पहले पेपर सॉल्व कर डाली। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्स अपनी फिजिकल पावर से हर टेस्ट को आसानी से पास कर लेता है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर के। और इधर लूची चिड़ा हुआ होता है, भाई इस लौंडे ने तो हमारी इंट्रेंस एग्जाम का मजाक बना डाला। और अब फाइनल एग्जाम में लूची एक बहुत बड़ा भूल भुलैया बनाता है, और सभी स्टूडेंट को वार्न करते हुए कहता है कि इस भूल भुलैया के अंदर तुम्हें बहुत से ट्रैप देखने को मिलेंगे, और तुम सभी को 30 मिनट का टाइम दिया जाता है इससे बाहर आने का। और जैसे ही मैस उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तो इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लेमन होता है। वो मैस से कहती है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम आसानी से ट्रैप को पार कर लेंगे। लेकिन लेमन अपनी बेवकूफियों की वजह से हर वक्त किसी न किसी ट्रैप में फंसती रहती है। मैस को भी उसके ऊपर शक होता है, भाई इस लौंडिया के चक्कर में फेल ना हो जाऊं। और मैस जैसे ही आगे बढ़ता है तो लेमन अपने मैजिक से मैस के हाथ पैर को लॉक कर देती है, और कहती है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैस को बाहर नहीं जाने दे सकती। लेकिन मैस उस लॉक को तोड़ते हुए कहता है कि उसका भी कोई पर्सनल रीजन है, बाय बाय। लेकिन इससे पहले लेमन उसे किसी और तरीके से रोक पाती, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। अरे ये तो मम्मी है पिरामिड्स वाली। ये मॉन्स्टर लेमन से एक सवाल करता है जिसका जवाब लेमन नहीं दे पाती। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ मैस आ जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस पे एक जोरदार मुक्का मारता है और उस मम्मी की नानी याद दिला देता है। लेमन उससे पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैस कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हुआ और मैं वापिस आ गया। लेमन उससे कहती है, चलो ठीक है तुम आ तो गए, लेकिन अब हमारे पास बहुत कम टाइम है इस ट्रैप से बाहर जाने का। ये सुनकर मैस उस भूल भुलैया की दीवारों को अपने पंचों से ही तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने इतनी मोटी मोटी दीवारों को कैसे तोड़ दिया, जबकि मैजिक से भी इस दीवारों को नहीं तोड़ा जा सकता। अब मैस टाइम खत्म होने से पहले ही अपनी फिजिकल पावर का यूज करके सभी टेस्ट को पास कर लेता है, जिसे देखकर लूची भी काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है। वहीं कुछ स्टूडेंट मैस से कहते हैं, तुमने तो चीटिंग किया है, हट हट लूची सर इसे फेल कर दो। लेकिन लेमन आगे आकर सभी स्टूडेंट को चुप करने के लिए कहती है और कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लूची उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे धमकाता भी है, लेकिन लेमन लूची की एक नहीं सुनती और सबको सच्चाई बता देती है कि लूची ने ही उसे मैस को अंदर फंसाने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो उसे सभी टेस्ट में पास कर देगा। और लेमन ने लूची की इसलिए बात मानी होती है क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब होती है और इस
एकेडमी में एडमिशन पाने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती, लेकिन वो लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि एग्जामिनर तो लूची ही होता है और वो जिसे चाहे उसे फेल कर सकता है। और वो लेमन और मैस दोनों को ही फेल कर देता है और अपनी जादुई छड़ी से कुछ करने वाला ही होता है। तभी मैस उसकी तरफ आता है और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है और कहता है प्रोफेसर अब बहुत हुआ। और बाकी सभी स्टूडेंट मैस के इस बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर से बिल्कुल भी नहीं डरा और इससे पहले लूची कुछ कर पाता तभी इस एकेडमी का हेडमास्टर वहाँ पर आ जाता है और वो लूची को रोकते हुए कहता है अब इस लड़के का फाइनल एग्जाम मैं ही लूंगा और लूची तुम एग्जाम के बाद जरा मिलो ऑफिस में। अब मैस को फाइनल इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है जहाँ उसे एक हॉल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ सभी टीचर्स भी मौजूद होते हैं। हेडमास्टर मैस का इंटरव्यू लेते हुए पूछता है तो मैस तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें इस मैजिक एकेडमी में क्यों एडमिशन चाहिए। मैस उन्हें जवाब देते हुए कहता है मुझे अपने फादर के साथ एक पीसफुली लाइफ जीना है, इसीलिए मुझे इस एकेडमी में एडमिशन चाहिए। हेडमास्टर कहता है अच्छा लेकिन तुमने लेमन की हेल्प क्यों की जबकि तुम्हारे पास तो कम टाइम था, फिर भी तुमने उसकी मदद की। मैस कहता है अगर उसने लेमन की मदद नहीं की होती तो उसे बाद में रिग्रेट फील होता। हेडमास्टर को उसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और कहता है मैस ऐसे लोगों में से है जो दूसरों की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटते और उस मॉन्स्टर से भिड़ने से पहले मैस ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके साथ क्या हो सकता था और वो उस मॉन्स्टर को नहीं भी हरा पाता, फिर भी उसने कोशिश की। हेडमास्टर उसे बोलता है लगता है बच्चे तुम्हें इस दुनिया के बारे में पता नहीं है कि ये दुनिया कैसे चलती है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब तुम क्या करोगे। तभी वो हेडमास्टर मैजिक से एक स्पेल क्रिएट करता है जिसमें धारदार ब्लेड जैसी होती है जो एक डॉल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। ये देखकर मैस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है ये क्या है। हेडमास्टर उसे बताते हैं ये एक एशियंट स्पेल है और कुछ देर में तुम्हारी किसी करीबी की स्पिरिट इस डॉल में ट्रांसफर हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि रेगरो की आत्मा उस डॉल में ट्रांसफर कर जाती है। हेडमास्टर बोलता है अगर ये ब्लेड इस डॉल को लग गई तो इस डॉल में ट्रांसफर हुई आत्मा दोबारा अपने असली बॉडी में नहीं जा पाएगी। मैस ये बात सुनकर उस ब्लेड को पंच करता है ताकि वो ब्लेड टूट जाए, लेकिन उल्टा उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना हाथ उस ब्लेड के ऊपर रख देता है ताकि वो ब्लेड उस डॉल को ना लग पाए और ये कर मैस उस ब्लेड को रोक लेता है। अब ये सब देख कर हेडमास्टर इंप्रेस हो जाता है मैस से और इधर रिगरो की आत्मा उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हेडमास्टर मैस से कहते हैं बच्चे मैं तुमको चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता था, ये सब बस एक टेस्ट था, जाओ मैं तुम्हें टेस्ट में पास करता हूँ। और इसी के साथ मैस को एकेडमी में एडमिशन मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लासरूम में होते हैं जहाँ टीचर्स उन्हें लॉक तोड़ने का मैजिक सिखाती है, लेकिन मैस लॉक को अपने हाथों से ही तोड़ देता है जिसे देखकर टीचर उस पर गुस्सा हो जाती है। अरे गधे इसे मैजिक से तोड़ना था। मैस कहता है मुझे तो अच्छे से मैजिक नहीं आती। ये सुनकर टीचर कहती है हे भगवान तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन किसने दे दी। वहीं पास में खड़ा एक लड़का जिसका नाम फिन होता है वो मैस को देखकर सोचता है हे भगवान जी ये घोचू मेरा कहीं रूममेट ना निकल जाए। अब क्लास खत्म होने के बाद फिन अपने रूम की ओर जाता है और वो देखता है कि दरवाजा ही गायब है। फिन अंदर जाकर देखता है कि मैस ने दरवाजा तोड़ा होता है क्योंकि वो फिर से भूल गया था कि दरवाजे को पुश करना है या पुल। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिन को अब मैस का बिहेवियर थोड़ा अच्छा लगता है और मैस फिन से एक सवाल पूछता है कि उसे डिवाइन विजनरी बनने के लिए क्या करना होगा। फिन कहता है हाँ डिवाइन विजनरी, उसके लिए तुम्हें एकेडमी की सभी एक्टिविटियों में अच्छा परफॉर्म करना होगा और कॉइन इकट्ठा करना होगा। गोल्ड और सिल्वर कॉइन अच्छे परफॉर्मेंस पे मिलते हैं और हाँ तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो तुम्हें इस एकेडमी से सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ये सुनकर मैस कहता है ओ तेरी गई भैंस पानी में। फिर उसके बाद मैस फिन को अपना क्रीम पफ देता है। छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, पहले हम क्रीम पफ खाते हैं। और अब हम देखते हैं कि मैस और फिन में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और मैस उसे अपने फेवरेट क्रीम पफ भी खिलाता है। जिसके बाद मैस नेक्स्ट क्लास के लिए फिन से उसकी झाड़ू मांगता है क्योंकि गलती से वो एक पेड़ के तने को झाड़ू समझकर लेकर आ गया था। फिन मन में सोचता है भूतनी के क्रीम पफ खिला के काम निकलवा रहा है और उसे अपनी झाड़ू दे देता है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट ग्राउंड पर इकट्ठा होते हैं मैजिक सीखने के लिए, जहाँ टीचर सभी बच्चों को झाड़ू कैसे उड़ाना है बताती है। टीचर उन्हें एक्सप्लेन करती है कि सबसे पहले झाड़ू को उड़ाने के लिए उन्हें अपनी मैजिकल एनर्जी को झाड़ू के अंदर ट्रांसफर करना होगा और उसे उड़ने की कमांड देनी होगी। जिसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने झाड़ू को उड़ने की कमांड देते हैं, लेकिन जब मैस ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका झाड़ू उड़ने की तो छोड़ो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। अब ये सब पास में खड़ा एक लड़का देख लेता है और वो मैस के पास आता है और मैस का मजाक उड़ाने लगता है। फुद्दू तेरे से एक झाड़ू नहीं हिल रहा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। मैस उसकी बातें सुनकर जोर से जमीन पर पैर मारता है और वो उस झाड़ू को उठा लेता है, लेकिन मैस झाड़ू को कमांड देने में थोड़ा लेट कर देता है जिसे देखकर वो लौंडा हैरान हो जाता है और कहता है अबे ये तो चीटिंग है, तेरा झाड़ू कमांड देने से पहले कैसे उठ सकता है। लेकिन मैस उसे इग्नोर करता है और ऐसे करता है कि जैसे ये लड़का पागल है। अब उन दोनों में कुछ और बहस हो पाती तभी टीचर वहाँ आकर ब्रूम राइडिंग कंपटीशन का ऐलान करती है, ये जानने के लिए कि कौन स्टूडेंट सबसे तेज झाड़ू उड़ा सकते हैं। और वो स्टूडेंट सोचता है क्यों ना मैं इसे चैलेंज करूं, यही सही मौका है इसे नीचा दिखाने का। और वो मैस के साथ एक बेट लगाता है कि जो भी इस कंपटीशन को हारेगा वो जीतने वाले की हर एक बात मानेगा तब तक जब तक
वो इस एकेडमी से पास नहीं हो जाता। मैथ्स उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्टूडेंट सोचता है तू तो गया बेटा, मुझे तो मिडिल स्कूल से ही झाड़ू उड़ानी आती है। तभी टीचर को मैथ्स की शक्ल देखकर याद आता है, अरे ये तो वही है ना जिसे अच्छे से मैजिक नहीं आती, ये तो पक्का हारेगा, मुझे क्या। अब जैसे ही टीचर रेस स्टार्ट करती है, मैथ्स कुछ ही सेकंड में रेस को खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और उसकी तेज स्पीड देखकर टीचर खुशी से चिल्लाने लगती है, अरे दयो ये तो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कैसे हुआ। और सभी स्टूडेंट हक्के बक्के होते हैं, अरे भाई ये लौंडा तो फ्लैश से भी तेज निकला। लेकिन फिन को पता होता है कि मैथ्स कैसे रेस जीता। दरअसल जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, मैथ्स ने झाड़ू को जोर से आगे की तरफ फेंका और एकदम तेजी से उस झाड़ू की तरफ भागा और उस झाड़ू पर चढ़ गया, जिससे सभी लोगों को ऐसा लगा कि मैथ्स ने मैजिक से झाड़ू को उड़ाया है। फिन को भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है। तभी वो स्टूडेंट जिसने मैथ्स के साथ बैट लगाई थी, वो मैथ्स की तरफ आता है और कहता है, भाई तूने चीटिंग की है। मैथ्स कहता है, हाँ हाँ हार एक्सेप्ट नहीं हो रही तो चीटर ही बोलोगे, जाओ तुम्हें माफ किया, अब फुटो यहाँ से। और वो लड़का आगे कुछ बोल पाता, तभी वहाँ एक लड़का आकर मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो आगे कुछ ना बोल पाए। और इस लड़के का नाम केविल होता है, जो कि इसी का दोस्त होता है। केविल मैथ्स से माफी मांगता है उसके दोस्त के बिहेवियर के लिए। बाकी के स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ओए ये केविल इतना सीधा कब से हो गया। दरअसल केविल एकेडमी का सबसे बदमाश लौंडा होता है, जैसे होते हैं ना हमारे स्कूल में हरामी लौंडे, शायद तुम लोगों में से कोई होगा, मैं तो था ही। केविल को दूसरे लड़कों को बुली करने में और परेशान करने में मजा आता था। तभी वहाँ टीचर आकर कहती है, ओए तुम लोग क्लास के बीच में क्या खुजूर फुजूर कर रहे हो, दू क्या एक रेपट, भगो यहाँ से। टीचर की डांट सुनकर केविल वहाँ से जा ही रहा होता है और जाते जाते मैथ्स से कहता है, मैथ्स क्या तुम क्लास खत्म होने के बाद ग्राउंड में मिल सकते हो। अब केविल अपने उस दोस्त को कोपचे में ले जाता है जो मैथ्स से रेस हारा होता है और उसके फेस पे एक पंच मारता है, भूतनी के सबके सामने मेरी नाक कटा दी तूने। और इधर दूसरी तरफ मैथ्स फिन से पूछता है, भाई कौन था वो लौंडा। फिन बताता है, अरे वो एक नंबर का हरामी लड़का है, उसके फादर एकेडमी में हाई रैंक पर हैं और वाइस प्रिंसिपल भी उसके रिलेटिव हैं, जिस वजह से उसे सभी स्टूडेंट डरते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद मैथ्स क्रीम पफ बनाने लग जाता है और सोचता है, अरे मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ क्या भूल रहा हूँ। और वो भूल जाता है कि केविल ने उसे क्लास खत्म होने के बाद ग्राउंड पर बुलाया था। और अगले दिन बीच क्लास में केविल मैथ्स से मिलने आता है और उससे कल ना आने की वजह पूछता है। मैथ्स सोचता है, अच्छा तो कल मैं ये भूल रहा था, और कहता है, अरे वो कल मैं क्रीम पफ बना रहा था तो भूल गया। ये सुनकर केविल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मैथ्स के ऊपर, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए मैथ्स से पूछता है, तो मैथ्स मैंने सुना है कि तुम यहाँ डिवाइन विजनरी बनने आए हो। मैथ्स कहता है, हाँ तो। केविल कहता है, अरे वो वाइस प्रिंसिपल मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उनसे कहकर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। मैथ्स उसकी बात मान लेता है और केविल उससे अपनी छोटी मोटी सभी कामें करवाने लग जाता है, जैसे उसका सामान उठाना, उसके जूते साफ करना। अब नेक्स्ट डे जब मैथ्स अपना बुक निकालता है तो देखता है कि उसकी बुक फटी हुई है और ये काम फिन ने किया होता है। केविल के कहने पर मैथ्स उससे बुक मांगता है, लेकिन फिन उसे बुक देने से मना कर देता है। और तभी मैथ्स उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी क्रीम पफ देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मैथ्स की ये बात सुनकर फिन को काफी ज्यादा गिल्टी फील होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविल ने मैथ्स से पानी मंगवाया होता है और जानबूझकर उस पानी को नीचे गिराकर मैथ्स को साफ करने का ऑर्डर देता है। मैथ्स चुपचाप फ्लोर को साफ कर देता है और इतना ज्यादा साफ कर देता है कि वो फ्लोर चमकने लगता है। और दूसरी तरफ केविल फिन से कहता है, ओए सुन, मैथ्स का बुक फाड़कर इतना मजा नहीं आया तो एक काम कर, उसके सारे कपड़े फाड़ दे। लेकिन फिन ऐसा कुछ भी करने से उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद केविल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे अपने मैजिक से पनिश करने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। और इसी बीच मैथ्स वहाँ आ जाता है फिन को ढूंढते ढूंढते। मैथ्स फिन के पास पहुंचता है और केविल से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। केविल कहता है, ये मेरी एक भी बात नहीं मान रहा, इसलिए मैं इसे पनिश कर रहा हूँ। फिन कहता है, मुझे माफ कर दो मैथ्स, मैंने ही तुम्हारी बुक फाड़ी थी केविल के कहने पर, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। केविल कहता है, अरे मैथ्स तुम इसकी बातों में मत आओ, चलो हम वाइस प्रिंसिपल के पास चलते हैं, डिवाइन विजनरी बनना है ना तुम्हें। मैथ्स कहता है, भाड़ में जाए डिवाइन विजनरी, तुमने मेरे दोस्त को परेशान किया। और वो केविल के बालों को पकड़ता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है, जिसे उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर मैथ्स से कहता है, अरे मैथ्स ये तुमने क्या किया, इसके लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड भी किया जा सकता है। मैथ्स कहता है, इसमें गलत क्या किया मैंने। और तभी हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल वहाँ आ जाता है और वो मैथ्स से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, केविल के फादर ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, इसके लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी करवा सकता हूँ। मैथ्स को उसकी चपर चपर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस वाइस प्रिंसिपल के मुंह पे एक लात मारता है और जमीन में गड्ढा बनाकर उसे गाड़ देता है, जिसे देखकर केविल के लफंडर दोस्त हैरान हो जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल मैथ्स से कहता है, ये क्या किया तुमने, अब तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के ही मानूंगा। फिर मैथ्स कहता है, अगर तुम मुझे कभी भी सस्पेंड करवा सकते हो तो मैं तुम्हें कभी भी गाड़ सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि केविल और वाइस प्रिंसिपल को पीटने के इल्जाम में उन्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से मैथ्स को सस्पेंड करने का लेटर आया है। दरअसल ब्यूरो ऑफ मैजिक इस एनिमे वर्ल्ड में हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह है। वो मैथ्स को समझाते हुए कहते हैं, ब्यूरो ऑफ मैजिक में सभी डिवाइन विजनरी मौजूद हैं जो दुनिया चलाते हैं, और जो स्टूडेंट इस एकेडमी से डिवाइन विजनरी बनकर बाहर जाते हैं वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के मेंबर बन जाते हैं। तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैथ्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और उनसे माफी
माफी मांगता है और तभी वो प्रिंसिपल उस सस्पेंशन लेटर को जलाते हुए कहते हैं, ये दुनिया पावरफुल लोगों से चलती है जहाँ तुम जैसे इनोसेंट लोगों को दबाया जाता है और मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम ही डिवाइन विजनरी बनो और शहर में शांति फैलाओ। मैक्स कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं डिवाइन विजनरी बन के दिखाऊंगा। मैक्स के कॉन्फिडेंस को देखकर प्रिंसिपल एक बार फिर से मैक्स से इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बस कॉइन इकट्ठा करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैक्स उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से आ जाता है, जिसे देखकर केविल और वाइस प्रिंसिपल दोनों हैरान हो जाते हैं। ओए, इसे सजा क्यों नहीं मिली? अब अगले दिन फिन और मैक्स कहीं जा रहे होते हैं और तभी वहाँ टॉम नाम का एक स्टूडेंट आकर मैक्स को डुएलो कंपटीशन के बारे में बताता है। इसी बीच वहाँ कई सारी लड़कियां आ जाती है और वो टॉम को देखकर कहती है, ये तो वही है ना जो अगले साल डुएलो कंपटीशन में चैंपियन बना था। अबे ये इन्हें किस एंगल से क्यूट लग रहा है? इससे क्यूट तो हमारा मैक्स है, लड़कियों की पसंदी टट्टी होती है। खैर, मैक्स टॉम से पूछता है, ये डुएलो कंपटीशन क्या होती है? टॉम उसे समझाता है, अरे इसमें हमें उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर बॉल को बास्केट में डालना होता है। मैक्स कहता है, लेकिन मुझे तो झाड़ू उड़ाने नहीं आती। टॉम कहता है, झूठ मत बोलो यार, तुमने तो सबसे तेज झाड़ू उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। प्लीज यार मना मत करो, इस साल मेरी टीम काफी कमजोर है। मैक्स थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपनी अपनी झाड़ू लेकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। सभी स्टूडेंट झाड़ू पर बैठकर उड़ने लग जाते हैं, लेकिन मैक्स चुपचाप नीचे ही खड़ा होता है। उसके टीममेट कहते हैं, क्या हो गया भाई, तुझे उड़ क्यों नहीं रहा? मैक्स कहता है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे झाड़ू उड़ाने नहीं आती, तुम ही लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो। जिसके बाद सभी लोग गुस्सा होकर उस पे अलग अलग तरह की चीजें फेंकने लग जाते हैं और यहीं पे इसका थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि मैक्स इस कंपटीशन को जीतने के लिए क्या करता है। क्या वो इस कंपटीशन को जीत लेता है या फिर हार जाता है, और ये सब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।